स्वागत करते हैं अपने एक नए वीडियो के साथ, जिसमें आज हम लोग यानी पूरी बुक की फुल समरी करने के बाद जो इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं वो हम आपको इस वीडियो में पढ़ाएंगे, जो क्लास सिक्स की SCERT बुक ज्योग्राफी का रहेगा। और जिसमें इम्पोर्टेंट जितने भी पॉइंट हैं, आप इस ऐसा वीडियो है, आप पिछला बिहार का पेपर अगर देखें तो इसमें से आपको 100% क्वेश्चन देखने को मिले हैं। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वही हम आपको पढ़ाएंगे। पूरी बुक पढ़ने के बाद, इसकी फुल समरी करने के बाद इम्पोर्टेंट पॉइंट ही, आपको पूरी बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है। जो इसमें इम्पोर्टेंट फैक्ट है वही हम आपको बताएंगे, जिसमें हम टोटल जो चैप्टर पढ़ाएंगे, जो टोटल चैप्टर हमारे होंगे वो कितने होंगे, 10 चैप्टर होंगे। कितने? 10 चैप्टर होंगे। और जो कि क्लास 6 की ज्योग्राफी से रहेगा, फुल समरी के साथ। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो मीमांसा एक्सीलेंट एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें, जैसा कि आपको एक नोटिफिकेशन मिलता रहे हमारे द्वारा वीडियो देने के बाद। तो जिसमें हम लोग 10 लेसन पढ़ेंगे, जिसमें सबसे पहले पढ़ेंगे हमारा सौरमंडल, फिर उसकी पृथ्वी एवं उसकी गतियां, फिर पृथ्वी के परमंडल, पृथ्वी की प्रमुख स्थल भाग। यानी इस रूप में हम लोग पूरे 10 लेसन पढ़ेंगे, लास्ट बिहार दर्शन 2 तक। बहुत इंपॉर्टेंट हैं और आप लोग इस हमारे इस वीडियो में बने रहेंगे। और जैसा कि अब हम स्टार्ट करते हैं और हम पहला लेसन देखेंगे। हमारा पहला लेसन रहेगा चैप्टर नंबर फर्स्ट, हमारा सौरमंडल। हमारा सौरमंडल बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो जैसा कि हम सौरमंडल यानी सौरमंडल में हम सबसे पहला देखेंगे, जैसा कि अगर आपको सही नजर नहीं आ रहा हो तो मैं थोड़ा सा जूम करेंगे इसको, आप बने रहिए। अब आपको नजर आ सकता है। शायद अब आपको दिखाई पड़ेगा। चलिए अब हम पुनः स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखेंगे कि सूर्य को सौर का यानी सूर्य जो है वो सौर परिवार का मुखिया होता है। यानी जो सूर्य सूर्य जो है वो क्या होता है, सौर परिवार का मुखिया होता है। लेसन फर्स्ट में हम लोग इम्पोर्टेंट फैक्ट है हमारा कि जो अगर सौर परिवार का मुखिया देखें तो वो हमारा कौन सा होता है, सूर्य होता है। दूसरा देखेंगे, दूसरा फैक्ट है कि सूर्य की सतह पर आग की लिपटें दिखाई देती हैं, जिसे सूर्य प्रज्वलन करते हैं। क्या करते हैं? प्रज्वलन करता है सूर्य। अगर हम देखें कि सूर्य के सबसे निकट जो ग्रह होता है वो हमारा कौन सा होता है, यानी जो हमारे ग्रह होते हैं तो उन ग्रहों में सबसे जो निकट ग्रह होता है सूर्य के पास, जैसे क्या ये हमारा जैसे सूर्य हो जाए, तो इसके जो निकट हमारा ग्रह होगा वो कौन सा होगा, बुध ग्रह होगा। चलिए दूसरे दूसरा अगर हम बात करें, सबसे जो लाल ग्रह है, यानी लाल ग्रह कैसे कहा जाता है, उसे हम मंगल ग्रह को लाल ग्रह के रूप में जानते हैं। उसके बाद करते हैं कि शनि एकमात्र ऐसा ग्रह है जिसके चारों ओर छल्ले पाए जाते हैं। यानी
शनि एक ऐसा ग्रह है जो जिसके चारों ओर छल्ले पाए जाते हैं। प्लूटो जो है वर्तमान में क्षुद्र ग्रह की श्रेणी में आता है, यानी ये बहुत ही छोटा था, इसको उस श्रेणी से हटा दिया गया ग्रह से। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे कि सूर्य का प्रकाश जो है पृथ्वी तक कितना समय लेता है आने में, 8 मिनट का समय लगता है, यानी एवरेज जो है वो सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक आने में 8 मिनट का समय लगता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट अगर हम देखेंगे तो सूर्य के बाद पृथ्वी का, यानी सूर्य के बाद पृथ्वी का सबसे नजदीक तारा जो है वो प्रो प्रोक्सिमा सेंचुरी का, यानी जो सूर्य के सबसे नजदीक जो तारा है उसे हम प्रोक्सिमा सेंचुरी का प्रकाश, जो कि पृथ्वी तक आने में 4 वर्ष लगते हैं। कितना वर्ष लगता है? सूर्य के बाद पृथ्वी का सबसे जो नजदीक तारा है प्रोक्सिमा सेंचुरी, उसका प्रकाश जो आने में पृथ्वी पर कितना समय लगता है? 4 वर्ष का समय लगता है। एक आपको नया पॉइंट है, आप लोग याद रखें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है कि पृथ्वी को नीला रंग, यानी पृथ्वी को नीला रंग समुद्र के 7 से नील प्रकाश, ध्यान से समझे, पृथ्वी को नीला रंग, यानी पृथ्वी को हम नीला ग्रह के नाम से भी जानते हैं, और पृथ्वी को, जो पृथ्वी का नीला रंग है वो समुद्र के 7 से नील प्रकाश के सर्वाधिक परावर्तन के कारण होता है। यानी जो पृथ्वी का नीला रंग है वो किसके कारण होता है नीला रंग? वो समुद्र के साथ नील प्रकाश के सर्वाधिक परावर्तन के कारण होता है। आगे नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे कि पृथ्वी एकमात्र उपग्रह है, यानी पृथ्वी का जो एकमात्र उपग्रह है वो है चंद्रमा। क्या है? चंद्रमा जो है पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है। इसका प्रकाश जो है पृथ्वी तक आने में 1.25 सेकंड लगता है, यानी 1.25 सेकंड लगता है चंद्रमा का प्रकाश आने में पृथ्वी पर, याद रखें। चलिए नेक्स्ट हम फैक्ट देखेंगे, नेक्स्ट पॉइंट, कि चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा, यानी जो चंद्रमा है वो पृथ्वी की परिक्रमा करता है, और वो कितने दिनों में पूरे करता है? 27 दिन 8 घंटे में पूरी कर लेता है। कौन? चंद्रमा। किसकी परिक्रमा? पृथ्वी की। और इतने ही समय में वो अपने अक्ष पर भी घूमता है। कौन? यानी चंद्रमा जो है वो अपने अक्ष पर भी घूमता है, और पृथ्वी की जो परिक्रमा करता है वो 27 दिन 8 घंटे पूरी करता है, और इतने ही जो समय लगता है, यानी 27 दिन 8 घंटे वो अपनी धुरी पर भी घूमता, अपने अक्ष पर भी उतने ही समय में चक्कर पूरा करता है। चलिए, बृहस्पति के 63 एवं शनि के 62 उपग्रह है। यानी प्रश्न पूछा जाए कि सबसे ज्यादा उपग्रह किस ग्रह के होते हैं, तो याद रखें शनि के सबसे ज्यादा उपग्रह होते, सॉरी, बृहस्पति के सबसे ज्यादा ग्रह होते हैं, और और शनि के कितने होते हैं? 62 उपग्रह होते हैं। प्रश्न जब पूछा जाता है कि किस ग्रह के सबसे ज्यादा उपग्रह होते हैं, तो हम लोग याद रखें किसके होते हैं? बृहस्पति के। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे कि सप्तऋषि जो है किस दिशा में रहते हैं, तो सप्तऋषि जो है वो उत्तर दिशा में 7 तारों को समूह होता है, यानी जिसे हम, जो 7 तारे हमें दिखाई पड़ते हैं उन्हें सप्तऋषि के नाम से भी जानते हैं, और वो किस दिशा में होते हैं? वो उत्तर दिशा में हमें दिखाई पड़ते हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे कि ऋतु और पुलह, यानी ऋतु और पुलह को मिलाने वाली जो रेखा है, ऋतु और पुलह को मिलाने वाली जो रेखा है वो उत्तर दिशा का सूचक होती है। किसका होता है? उत्तर दिशा का सूचक होता है ऋतु और पुलह को मिलाने वाली रेखा। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे कि बुध और शुक्र का कोई उपग्रह नहीं होता है। याद रहे कि जब कभी प्रश्न पूछा जाता है कि किन ग्रहों का कोई उपग्रह नहीं होता है, तो वो बुध और शुक्र जो है उसके कोई भी उपग्रह नहीं होते हैं। नेक्स्ट देखेंगे कि शनि ग्रह का टाइटन, यानी जो शनि का जो ग्रह है, शनि जो ग्रह है
का टाइटन उपग्रह सबसे बड़ा उपग्रह है। यानी उपग्रहों में अगर बात करें तो शनि ग्रह का जो टाइटन उपग्रह है वो सबसे बड़ा है। इस पॉइंट को हम लोग याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट देखेंगे हम। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे तो नेक्स्ट पॉइंट है, यानी शनि ग्रह का जो उपग्रह है वो सबसे बड़ा कौन सा है? टाइटन उपग्रह उसका सबसे बड़ा है। ग्रह एवं उपग्रह का अपना प्रकाश नहीं होता है, ध्यान रखें। ग्रह या उपग्रह का जो है उनमें स्वयं का प्रकाश नहीं होता है। ये जिन्हें कहाँ से मिलता है? सूर्य के प्रकाश से चमकते हैं। ये किससे चमकते हैं? सूर्य के प्रकाश से चमकते हैं। चलिए आगे देखेंगे हम लोग। ग्रहण एवं उपग्रह के अतिरिक्त बहुत छोटे छोटे से पिंड भी सूर्य का चक्कर लगाते हैं। यानी ग्रहण, ग्रह और एवं उपग्रह के अतिरिक्त जो होते हैं वो बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे पिंड होते हैं जो सूर्य का चक्कर लगाते हैं। जैसे अगर हम उनकी बात करें तो उन्हें हम क्षुद्र ग्रह कहते हैं। क्या कहते हैं इन्हें? क्षुद्र ग्रह कहते हैं। यह मंगल एवं बृहस्पति के कक्षाओं के बीच में होते हैं। कहाँ होते हैं? यह मंगल एवं बृहस्पति के कक्षाओं के बीच में होते हैं। और यह जो सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह है वो सिरस है। याद रखें, सबसे बड़ा जो क्षुद्र ग्रह है उसे किस नाम से जानते हैं? सिरस के नाम से जानते हैं। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। कभी कभी आकाश में टूट कर तारे गिरते हुए हमें लोगों को दिखाई देते हैं, तो यह तारे नहीं, पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं। याद रखें, ये पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं जिन्हें हम उल्का पिंड के नाम से जानते हैं। यह वायु के साथ घर्षण करके गर्म होकर जल जाते हैं, जिससे टूट करके ये क्या होते हैं? गिरने लगते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। राशि 12 होते हैं। यानी कितनी राशि होती हैं? 12 राशि होती हैं। एवं नक्षत्र, नक्षत्र कितने होते हैं? 27 नक्षत्र होते हैं। और एक नक्षत्र की जो अवधि होती है वो कितने दिनों की होती है? वो 14 दिनों की होती है। कितने दिनों की होती है? 14 दिनों की होती है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे हम। और नेक्स्ट पॉइंट है कि ध्रुव तारा उत्तरी गोलार्ध में पृथ्वी के उत्तर अक्ष पर, यानी जो ध्रुव तारा है वो उत्तरी गोलार्ध के पृथ्वी के उत्तर अक्ष पर अवस्थित है। और विषुवत रेखा के से सभी स्थानों से ध्रुव तारा जो है वो क्षैतिज रूप से दिखाई देता है। कैसा दिखाई देता है? एक क्षैतिज रूप में दिखाई देता है। क्षैतिज रूप में दिखाई देता, परंतु ज्यों ज्यों हम ध्रुव की ओर बढ़ते हैं
स्थिति से उसकी ऊंचाई बढ़ने लगती है। क्षैतिज से ध्रुव तारा की ऊंचाई जितनी डिग्री होगी, उसे स्थान का अक्षांश भी उतना ही डिग्री होगा। यह हमेशा उत्तर दिशा में दिखाई देता है, इसलिए प्राचीन काल में नाविकों को समुद्र दिशा का ज्ञान करवाता रहा है। यानी समुद्री ज्ञान, अगर उत्तर दिशा का अगर बात करें, तो उत्तर दिशा का ज्ञान हमें ध्रुव तारा ही कराता है, क्योंकि उत्तरी गोलार्ध में पृथ्वी के उत्तरी अक्ष पर स्थित है और यह विषुवत रेखा से सभी स्थानों से ध्रुव तारा क्षैतिज रूप पर दिखाई देता है। चलिए अब नेक्स्ट आगे देखेंगे। और अब हम, ये हमारा पहला लेसन था जो कि हमने सौरमंडल से जितने भी फैक्ट थे इंपॉर्टेंट वो हमने पढ़े। अब हम देखेंगे नेक्स्ट लेसन, और नेक्स्ट लेसन हमारा रहेगा, चलिए नेक्स्ट लेसन देखेंगे, पृथ्वी एवं उसकी गतियों के बारे में हम पढ़ेंगे इस लेसन में। पृथ्वी एवं उसकी गतियों गतियों के बारे में पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। चलिए अब हम स्टार्ट करेंगे और देखेंगे पृथ्वी एवं उसकी गतियां। पहला पॉइंट देखेंगे इसमें हम, पहला पॉइंट है कि पृथ्वी की घूर्णन गति, यानी जो पृथ्वी की घूर्णन गति है अथवा दैनिक गति, वो कितने दिन में पूरी होती है? 24 घंटे में पूरी होती है, और इसी कारण से दिन और रात होता है। यानी पृथ्वी की घूर्णन गति अथवा दैनिक गति 24 घंटे की होती है, और इसी कारण से दिन और रात होता है। पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.1/2 झुकी होती है, यानी 23.5 अंश जो पृथ्वी अपने अक्ष पर झुकी है, याद रखें। और पृथ्वी की घूर्णन गति, यानी पृथ्वी की जो घूर्णन गति है अथवा दैनिक गति कितने दिन में पूरी होती है? 24 घंटे में पूरी होती है। और दिन रात किस कारण से होते हैं? वो होते हैं पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण। चलिए नेक्स्ट देखेंगे पॉइंट, पृथ्वी को सूर्य का चक्कर लगाने में कितना समय लगता है? पृथ्वी को सूर्य का चक्कर लगाने में 365 दिन का समय लगता है। कितना लगता है? 365 दिन का समय लगता है। इसे हम परिभ्रमण कहते हैं। क्या कहते हैं? परिभ्रमण। यानी जो पृथ्वी जो सूर्य का चक्कर लगाती है तो उसको हम परिभ्रमण के नाम से जानते हैं। और जो पृथ्वी की घूर्णन, यानी वो अक्ष पर जो घूमती है उसे हम घूर्णन गति कहते हैं, जो कि 24 घंटे में, और पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 अंश झुकी है। पृथ्वी जो है चक्कर किस ओर से लगाती है? तो पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, यानी पृथ्वी जो है पश्चिम से पूर्व की दिशा में घूमती है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, ध्रुव पर लगातार 6 महीने दिन होता है और 6 महीने की रात होती है। यानी जो ध्रुवों पर
दिन रात कितना, 6 महीने का दिन होता है और 6 महीने की रात होती है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। पृथ्वी के घूर्णन के कारण दिन और रात होते हैं, जैसे कि मैंने अभी बताया। वो परि जो भ्रमण होता है, यानी पृथ्वी जब अपने अक्ष पर जो घूमती है, उसके कारण होता है दिन और रात। और जो पृथ्वी सूर्य का जो चक्कर लगाती है, यानी परिभ्रमण करती है, उस कारण से क्या होता है, मौसम बदलते हैं, यानी मौसम में परिवर्तन होता है।
चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए कुछ कनेक्टिविटी के कारण हमें थोड़ी दिक्कत हुई जिसमें आपको सामना करना पड़ा। तो आप लोग बने रहिए और हम लोग स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। तो हम लोग जहाँ थे कि 21 जून को पृथ्वी के सूर्य की ओर झुके होने के कारण जो है, यानी 21 जून को पृथ्वी के सूर्य के झुके होने के कारण इस समय सूर्य की जो सीधी किरण है वो विषुवत रेखा से कुछ उत्तर में कर्क रेखा पर सीधी पड़ती हैं, जिसके कारण दिन रात की जो अवधि है वो इस समय लंबी होती है। यानी जो दिन की अवधि है वो क्या होती है, लंबी होती है। आगे देखते हैं कि 22 दिसंबर अर्थात 21 जून को, यानी 22 दिसंबर अर्थात 21 जून को 6 माह बाद, 22 दिसंबर अर्थात 21 जून के 6 महीने बाद पृथ्वी सूर्य की आधी परिक्रमा करने के बाद सूर्य की दूसरी ओर पहुंच जाती है। और इस समय पृथ्वी का जो झुकाव है सूर्य के विपरीत होता है। सूर्य के करने यानी सूर्य के मकर रेखा पर सीधे पड़ने लगती है और इस समय दक्षिणी गोलार्ध में जो है वो दिन लंबे होने लगते हैं और रातें छोटी होने लगती है। इसके यानी इस फैक्ट को हम दोबारा से समझ लेंगे। थोड़ी सी हो सकता है कुछ प्रॉब्लम हुई, समझ में ना आया हो। यानी 22 दिसंबर को अर्थात 21 जून के 6 महीने बाद पृथ्वी जो है वो सूर्य की आधी परिक्रमा करने के बाद सूर्य की ओर सूर्य के दूसरी ओर पहुंच जाती है। यानी इस समय पृथ्वी का झुकाव जो है सूर्य के विपरीत हो जाता है और सूर्य के मकर रेखा पर सीधे, यानी सूर्य की जो किरणें हैं वो क्या होती हैं, मकर रेखा पर सीधी पड़ने लगती हैं। और इस समय दक्षिणी गोलार्ध में क्या होता है, दिन लंबे होने लगते हैं और रातें कैसी होने लगती हैं, छोटी होने लगती हैं। कब, 22 दिसंबर को। और विषुवत रेखा पर 21 जून को सीधी किरणें यानी कर्क रेखा विषुवत रेखा से कुछ उत्तर में और कर्क रेखा पर जब सीधी पड़ती है, कब, 21 जून को, तो उस दिन दिन की अवधि जो है वो लंबी होती है। चलिए आगे देखेंगे हम लोग। इसके हम प्रश्न देख लेते हैं कि सवा दिवा रात्रि होते हैं, यानी समदिव, यानी बराबर जब जो दिन रात होते हैं वो कब होते हैं, जैसा कि हमने इसमें शायद आपको बताया भी था। कोई नहीं, हम आपको जो फैक्ट बता रहे हैं वो आपको देखने को मिलेंगे सही से, कोई दिक्कत नहीं उसका। यानी अगर प्रश्न आ जाए आपके सामने कि समान दिन और रात कब होते हैं, तो वो 21 मार्च और 23 सितंबर को जो है वो समा यानी समदिव यानी समान दिन दिवस कब होते हैं या दिन रात कब होते हैं, वो 21 मार्च और 23 सितंबर को होते हैं, याद रखें। सबसे बड़ा दिन कब होता है, वो होता है 21 जून को। शीतोष्ण कटिबंध में कम गर्मी पड़ती है, याद रखें कि शीतोष्ण कटिबंध में जो है वो गर्मी कम पड़ती है। और चांद पर पहुंचने वाला पहला व्यक्ति कौन था, वो था नील आर्मस्ट्रांग। कौन था, नील आर्मस्ट्रांग। यानी इस लेसन से जो महत्वपूर्ण और पॉइंट थे वो हमने आपको बताया, याद रखें। यानी इससे बनने वाले जो प्रश्न हो सकते हैं वो समान दिन और रात्रि कब होते हैं, 21 मार्च 23 सितंबर। सबसे बड़ा दिन 21 जून, शीतोष्ण कटिबंध में कम गर्मी पड़ती है और चांद पर पहुंचने वाला व्यक्ति जो है वो नील आर्मस्ट्रांग को कहते हैं। चलिए आगे देखेंगे हम लोग। चैप्टर थर्ड देखेंगे, यानी पृथ्वी के परिमंडल। लेसन 3 है पृथ्वी के परिमंडल। यानी जल मंडल, पृथ्वी पर जल
के अनेक भाग हैं, जैसे नदी, तालाब, सागर, महासागर इत्यादि सम्मिलित हैं। इसे हम किस नाम से जानते हैं? जल मंडल के नाम से जानते हैं। आगे देखेंगे वर्ष 1984 ईस्वी में, यानी वर्ष 1984 ईस्वी में राकेश शर्मा अंतरिक्ष में गए और तत्कालीन वहां पर प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की पूछने पर बताया कि पृथ्वी नीला दिखता है। यानी 1984 ईस्वी में जब राकेश शर्मा अंतरिक्ष में गए और वहां पर तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी से जब पूछा, इंदिरा गांधी ने उनसे पूछा कि पृथ्वी कैसा दिखता है, तो उन्होंने बताया कि पृथ्वी जो हमें नीला दिखाई देता है। क्यों दिखाई देता है? क्योंकि पृथ्वी की तीन ओर से जल से ढका हुआ है। स्थल मंडल पृथ्वी का वह ऊपरी ठोस भाग है जिसमें मिट्टी, कंकड़, पत्थर इत्यादि पाया जाता है। यानी स्थल मंडल क्या है? जिसमें पृथ्वी का वह ठोस भाग जिसमें मिट्टी, कंकड़, पत्थर पाया जाता है। चलिए आगे देखेंगे हम। चलिए आगे देखेंगे अब हम इसमें। स्थल संधि स्थल का संकीर्ण भाग जिसमें दो बड़े भूखंड जो है वो आपस में जुड़े होते हैं, जैसे उत्तरी अमेरिका एवं दक्षिणी अमेरिका, इसी संधि का उदाहरण है। यानी उत्तरी अमेरिका एवं दक्षिणी अमेरिका जो है वो इसी संधि का उदाहरण है। यानी स्थल संधि जो है वो स्थल का संकीर्ण भाग है जिसमें दो बड़े भूखंड जो है आपस में जुड़े होते हैं। नेक्स्ट देखेंगे कि जल संधि जो है पानी का सकरा भाग जो दो बड़ी जल राशि जैसे समुद्र तथा महासागरों के एक दूसरे से जुड़ा होता है, इसे हम जल डमरू मध्य भी कह सकते हैं। जल डमरू किसे कहते हैं? जल डमरू कहते हैं कि जल संधि पानी का सकरा भाग जो दो बड़ी जल राशि जैसे समुद्र तथा महासागरों को एक दूसरे से जोड़ता है, इसे हम जल डमरू मध्य भी कहते हैं। पाक जल संधि जो है वो इंडिया और श्रीलंका को जोड़ता है। यानी पाक जो जल संधि है वो किसे जोड़ता है? इंडिया और श्रीलंका को जोड़ता है। चारों ओर हवा का क्षेत्र जो होता है उसे हम वायुमंडल के नाम से जानते हैं। जल मंडल, स्थल मंडल एवं आयुमंडल मिलकर ज्योमंडल का निर्माण करते हैं। यानी जल मंडल, स्थल मंडल और आयुमंडल जो मिलकर के किसका निर्माण करते हैं? ज्योमंडल का निर्माण करते हैं। उसके बाद देखेंगे हम वायुमंडल की संरचना किस रूप में हुई है, वो हम आपको इसमें दिखाते हैं। वायुमंडल की जो संरचना है अगर हम देखें तो जैसा कि हम इस ग्राफ के रूप में देख पाएंगे, सबसे पहले हमारी ये मान के चलिए यहाँ हमारी ये पृथ्वी है, यानी जहाँ हम लोग रहते हैं ये हमारी पृथ्वी है और यहाँ से क्रम वाइज चलेंगे। सबसे पहले अगर हम यहाँ पे क्रम से चलेंगे तो इसे हम किस नाम से जानेंगे? क्षोभ मंडल के नाम से जानेंगे। किस नाम से जानेंगे? एक क्षोभ मंडल के नाम से जानेंगे। यानी उसे हम
क्षोभ मंडल के नाम से जानते हैं, जो कि उसे हम इंग्लिश में अगर कहें तो ट्रोस्पेस ट्रोपोस्फियर कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्रोपोस्फियर कहते हैं। जिसमें क्या होता है, मौसम संबंधी जो घटना या बादल होते हैं उसमें किसमें होते हैं, क्षोभ मंडल में ये सभी घटनाएं हमें देखने को मिलती हैं ट्रोपोस्फियर में। जो ट्रोपोस्फियर होता है तो उसमें मौसम संबंधी घटनाएं होती हैं, बादल। इसमें जो इसकी अगर हम हाइट देखें तो ये पृथ्वी से, यानी यहाँ पृथ्वी से कितने किलोमीटर ऊपर होती है, 13 किलोमीटर तक हमारा क्षोभ मंडल पाया जाता है। दूसरा मंडल हमारा आता है समताप मंडल। यानी मंडल कितने होते हैं, 5 होते हैं। जिसमें सबसे पहला पृथ्वी से अगर ऊपर बढ़ते क्रम में देखें तो क्षोभ मंडल, जिसमें मौसम संबंधी घटनाएं होती हैं, बादल होते हैं। तो जो कि इसकी अगर हाइट देखें तो एवरेज जो है वो 13 किलोमीटर के आसपास होती है। उसके बाद आता है समताप मंडल। यानी स्ट्रेटोस्फियर जो होता है वो समताप मंडल होता है, उसे को हम ओजोन मंडल के नाम से भी जानते हैं। यानी स्ट्रेटोस्फियर जो है उसे हम ओजोन मंडल के भी नाम से जानते हैं। जिसमें क्या होता है, वायुयान यानी हवाई जहाज की जो उड़ान होती है वो किसमें होती है, समताप मंडल में होती है। उसके बाद आता है मध्य मंडल, जिसे हम मेसोस्फीयर कहते हैं या उष्ण मंडल के नाम से भी जानते हैं, जिसमें उल्का पिंडों से पृथ्वी की रक्षा होती है। यानी उल्का पिंड जो होते हैं वो मध्यमंडल में, और मध्यमंडल से या उष्ण मंडल से ही पृथ्वी की रक्षा होती है, और ये मंडल उल्का पिंडों से रक्षा करता है पृथ्वी की। उसके बाद आता है आयन मंडल, यानी थर्मोस्फियर जो होता है, जिसे हम बाहर मंडल के भी नाम से जानते हैं, जिसमें रेडियो तरंगों का परिवर्तन होता है, उसे हम आयन मंडल के नाम से जानते हैं। अब लास्ट आता है सबसे ऊपर बाहर मंडल यानी एक्सोस्फियर। तो उसे हम कृत्रिम उपग्रह जिसमें होते हैं उसे हम बाहर मंडल के नाम से जानते हैं। इस प्रकार से ये 5 मंडल होते हैं। तो सबसे पहला क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और वाहिर मंडल। यानी ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मेसोफियर, थर्मोस्फियर और एक्सपोस्फियर। यानी इस रूप में ये 5 मंडल होते हैं। चलिए अब इस लेसन से बनने वाले प्रश्न हमें जो इसके मेन पॉइंट होते हैं, इसमें प्रश्न यानी जीवन कहाँ पनपता है, तो जैव मंडल में पनपता है। कहाँ पनपता है, जैव मंडल में। अंतरिक्ष आ जाने वाला प्रथम भारतीय, यानी अंतरिक्ष पर जाने वाला पृथ्वी प्रथम भारतीय कौन था, वो था राकेश शर्मा, जिन्होंने बताया था कि पृथ्वी कैसी होती है, एक नीली होती है। जल डमरू मध्य किसका जोड़ता है, दो बड़े जल भागों को जोड़ता है, यानी समुद्र और महासागर को जो जोड़ने वाला जो भाग होता है इसे हम जल डमरू मध्य के नाम से जानते हैं। समताप मंडल होता है यानी वायुमंडल में होता है। समताप मंडल कहाँ होता है, वायुमंडल में होता है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, और नेक्स्ट लेसन हमारा आता है लेसन नंबर 4। बहुत इंपॉर्टेंट है लेसन नंबर 4, पृथ्वी के प्रमुख स्थल भाग। पृथ्वी के प्रमुख स्थल भागों में अगर हम देखें तो चिकनी मिट्टी को केवल मीठी यानी चिकनी मिट्टी को केवल मीठी हुई कहते हैं जिसमें धान की खेती होती है। क्या होता है, चीनी चिकनी मिट्टी को एक मीठी भी कहते हैं जिसमें धान की खेती होती है। नीची और समतल भूमि का क्षेत्र मैदान कहलाता है। मैदान मुख्यतः जो है वो 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। अपर्दन मूलक मैदान, यानी पहला होता है अपर्दन मूलक मैदान,
जिनकी रचना अपर्दन की क्रिया से होता है। कैसे होता है? अपर्दन की क्रिया से होता है। जैसे फिनलैंड का मैदान, उत्तर यूरोप तथा कनाडा का पूर्वी मैदान जो है वो अपर्दन मूलक मैदान के रूप में होता है। नेक्स्ट आता है निक्षेपण मुल्क मैदान निक्षेपण क्रिया, यानी दूसरा हमारा कौन सा मैदान है? निक्षेपण मुल्क मैदान, जिसे निक्षेपण क्रिया द्वारा होता है। जैसे नदियों, हवा, हिमानी से बना मैदान, जैसे केरल तट का जो मैदानी, हंगरी का मैदानी जो है वो ये निक्षेपण मुल्क मैदान के रूप में है। रचनात्मक मैदान क्या होता है? पृथ्वी की आंतरिक हलचलों के द्वारा बना मैदान जो होता है, जैसे उत्तरी अमेरिका का मध्यवर्ती मैदान, तो वो सब हमारा एक तीसरा मैदान होता है रचनात्मक मैदान के रूप में। पठार देखें तो पठार मैदानी भाग से ऊंचे होते हैं तथा उसके ऊपर का भाग कैसा होता है? एक सपाट होता है। जैसे कि अगर हम देखें तो दक्कन का पठार। अगर इसको नहीं आपको समझ में आए तो हमारी थ्योरी क्लास है, क्लास 6 SCERT की, उसमें आपको एक एक ग्राफ के साथ समझाया गया, तो आप हमारे उस वीडियो को जा करके देख सकते हैं। उसके बाद आता है पामीर के पठार, यानी पामीर के पठार को संसार की छत कहा जाता है। पामीर के पठार को क्या कहा जाता है? संसार की एक छत कहा जाता है पामीर के पठार को। पर्वत, पर्वत के ऊपरी हिस्से जैसे सपाट नहीं होते हैं और आसपास के क्षेत्र में बहुत संकीर्ण होता है, उसे हम पर्वत के नाम से जानते हैं। पर्वत भी कितने प्रकार के होते हैं? वो 3 प्रकार के होते हैं। यानी पर्वत जो होते हैं वो कितने प्रकार के? 3 प्रकार के होते हैं। बलित पर्वत जो कि सतह, ऊबड़ खाबड़ एवं शिखर शंकु आकार होते हैं, जैसे भारत का हिमालय पर्वत, दक्षिण अमेरिका का एंडीज जो पर्वत है वो किस प्रकार के उदाहरण है? वो एक बलित पर्वत के उदाहरण है। चलिए, भ्रंशोत पर्वत, भ्रंशोत पर्वत क्या होता है? पृथ्वी के आंतरिक हलचल के कारण पृथ्वी पर दरारें जो पड़ जाती हैं तथा बीच का भाग ऊपर उठ जाता है, तो उसे हम भारत का जैसे देखें तो सतपुड़ा जो पर्वत है वो भ्रंशोत पर्वत के रूप में जाना जाता है। अब हम देखें ज्वालामुखी पर्वत। ज्वालामुखी पर्वत क्या होता है? ज्वालामुखी से निकले लावा एवं अन्य पदार्थों के ठंडा होकर के जम जाने से जो बना पर्वत होता है, जैसे इटली का विश्वसीय पर्वत, अंडमान निकोबार का बैरन द्वीप जो है वो ज्वालामुखी के पर्वत के रूप में है। अपशिष्ट पर्वत क्या होता है? बलित पर्वतों के अत्यंत प्राचीन होने से अपर्दन के कारण इसकी ऊंचाई जो है वो कम हो जाती है, जैसे अरावली पर्वत। यानी अपशिष्ट पर्वत बलित पर्वतों के अत्यंत प्राचीन होने से अपर्दन के कारण ऊंचाई जो है वो कम हो जाती है, जैसे हम अरावली पर्वत के नाम से जानते हैं। चलिए आगे देखेंगे। अब हम नेक्स्ट लेसन आता है और लेसन 5 में देखेंगे कि जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है वो हमारा है कि बिहार के पूर्व में बंगाल की जो खाड़ी है, पश्चिम में अरब सागर तथा उत्तर में हिमालय पर्वत और दक्षिण में हिंद महासागर है। याद रखें, यानी जो भारत में स्वरूप में अगर हम देखें, जो भारत है, यानी भारत में पूर्व में अगर देखें, इस ओर देखें तो बंगाल की खाड़ी है, और इस ओर अगर हम देखें तो पश्चिम में क्या है? अरब सागर है। और अगर हम उत्तर की ओर देखें तो यहाँ पर हिमालय है, यानी उत्तर में। और अगर हम दक्षिण में अगर देखें तो हिंद महासागर है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे कि ग्लोब पर, यानी नेक्स्ट लेसन है 6 नंबर, पृथ्वी और ग्लोब। ग्लोब पर नीला रंग से सागर एवं महासागर को आदर्श जाते हैं, यानी ग्लोब पर नीला रंग से जो सागर एवं महासागर का जो होता है वो आदर्श होते हैं। पृथ्वी पर कुल महादेश एवं कुल 4 महासागर, यानी थोड़ा सा मिसयूज है यहाँ पर। यानी पृथ्वी पर कुल 4 महासागर हैं। कौन कौन से 4 महासागर हैं? जैसा कि हम पहले बता चुके हैं आपको।
चलिए नेक्स्ट आगे पॉइंट में देखेंगे कि भूमध्य रेखा पृथ्वी का 0 डिग्री अक्षांश होता है। यानी भूमध्य रेखा जो होती है पृथ्वी के जो कि बीचों बीच से होती है, इसको हम 0 डिग्री अक्षांश के रूप में जानते हैं। चलिए आगे देखें कि 33.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश करके रेखा, यानी अगर हम इसकी उत्तर में अगर चलेंगे 23.5 अंश, तो उसको हम किस नाम से जानेंगे? कर्क रेखा के नाम से जानेंगे। और यही 23.5 अगर हम दक्षिण दिशा में चलते हैं तो उसे हम मकर रेखा के रूप में जानते हैं। पूर्व से पश्चिम की ओर जो खींची गई काल्पनिक रेखाएं होती हैं, यानी पूर्व से पश्चिम की ओर, यानी इधर से इधर की ओर जो रेखाएं होती हैं, यानी हम जब इधर से इधर को खींचेंगे तो वो हमें कौन सी रेखाएं कहलाती हैं? वो अक्षांश रेखाएं कहलाती हैं। एवं उत्तर से दक्षिण खींची गई काल्पनिक रेखाएं देशांतर रेखाएं कहलाती हैं। यानी उत्तर से दक्षिण, यानी इस रूप में जब कोई रेखा खींची जाती है उत्तर से दक्षिण की ओर, तो उसे हम काल्पनिक या देशांतर रेखाएं के रूप में जानते हैं। यानी जिसे हम लॉन्गिट्यूड कहते हैं और अक्षांश रेखाएं को लैटिट्यूड कहते हैं। कुल 360 देशांतर होती हैं। यानी अगर देशांतर की बात करें, यानी जो उत्तर से दक्षिण की ओर रेखाएं खींची जाती हैं, तो वो कितनी होती हैं? 360 देशांतर रेखाएं होती हैं। इसका और अच्छे से अगर आपको जानना है तो आप हमारी थ्योरी क्लास पढ़ें, जिसमें आपको एक एक अक्षांश और देशांतर रेखाओं के बारे में अच्छे से समझाया गया है। तो आगे देखेंगे 0 डिग्री देशांतर को प्रधान माध्यान्ह रेखा, यानी जो भूमध्य रेखा होती है उसको हम प्रधान माध्यान्ह रेखा, एवं 180 देशांतर को हम अंतरराष्ट्रीय तिथि की रेखा के रूप में जानते हैं। प्रश्न बहुत पूछा जाता है इसमें, यानी 180 देशांतर को हम अंतरराष्ट्रीय रेखा तिथि रेखा के रूप में जानते हैं। पृथ्वी पर किसी स्थान का स्थिति एवं समय जानने के लिए हमें देशांतर रेखाओं का उपयोग किया जाता है। कौन सा? ये देशांतर रेखाओं का उपयोग किया जाता है। पृथ्वी की देशांतर रेखाओं के द्वारा हम क्या जानते हैं? किसी स्थान की स्थिति और समय जानते हैं। दो देशांतर के बीच में, यानी उत्तर से दक्षिण की ओर जो रेखाएं खींची जाती हैं, तो उन दो देशांतर के अगर बीचों की अगर दूरी देखें तो वो कितनी होती है? 4 मिनट होती है। कितनी होती है? 4 मिनट की दूरी होती है। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा को 180 डिग्री देशांतर के पश्चिम जाने पर, ध्यान से समझे कि इधर हमारा पश्चिम है, इधर पूरब है। जब हम 180, यानी फिर से समझ आते हैं, ये जैसे हमारी पृथ्वी हुई और इस पर जो उत्तर से दक्षिण की ओर रेखा है उसे वो हम देशांतर रेखाओं के रूप में जानते हैं। और ये जो हमारी रेखा है वो कितनी है? 180, यानी 180 डिग्री देशांतर है। तो अगर हम इसके पश्चिम में आएंगे तो क्या होगी? +1 होगी। क्या होगी? +1 होगा, यानी एक दिन बढ़ता जाएगा। और अगर हम इधर चलेंगे तो -1 होगा, यानी पूर्व पर जाने पर क्या होता है? एक दिन घट जाता है। यानी ध्रुव पर 6 महीने दिन एवं 6 महीने की रात होती है। इसको हम लोग ध्यान रखें। चलिए अब हम नेक्स्ट देखते हैं। मानचित्र अध्ययन में जो इम्पोर्टेंट फैक्ट क्या है कि मानचित्र में जलाशय को एक नीला रंग से, पर्वत को भूरे रंग से और पत्थर को पीले रंग से तथा मैदान को हरे रंग से दर्शाया जाता है। याद रखिए कि प्रश्न आ जाए कि मानचित्र में जलाशय को किस रंग से, यानी जल को नीले रंग से दिखाया जाता है। अगर पर्वत की बात करी जाए तो वहां भूरे रंग से दिखाया जाता है। और अगर पर्वत को भूरे रंग से और पत्थर को अगर दिखाया जाए तो पीले रंग से दिखाया जाता है। और मैदान को किस रंग से? हरे रंग से दिखाया जाता है। याद रखें इसको। चलिए नेक्स्ट लेसन आता है हमारा हमारा बिहार, राज्य बिहार। यानी बिहार की अगर हम बात करें तो बिहार में कितने प्रमंडल हैं? 9 प्रमंडल हैं, 38 जिला है और 534 जो है वो प्रखंड है। यानी बिहार राज्य में 9 प्रमंडल हैं, 38 जिले हैं और 534 प्रखंड हैं। वाल्मीकि नगर
अभ्यारण्य पश्चिमी चंपारण में बाघ के लिए प्रसिद्ध है, यानी बिहार में वाल्मीकि जो नगर है वो अभ्यारण्य के लिए, और पश्चिमी जो चंपारण है वो बाघों के लिए एक प्रसिद्ध है। जनसंख्या में उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र के बाद अगर नंबर आता है तीसरे स्थान पर जो है तो वो बिहार है, जो कि जनगणना अगर हम 2011 के अनुसार देखें तो जनसंख्या के स्तर पर भारत में जो राज्य है वो तीसरा बिहार राज्य है। नेक्स्ट कहते हैं समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर, वैशाली जिला जो है वो तंबाकू के लिए प्रसिद्ध है। कैसे? जिसे हम सरिसा क्षेत्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सरिसा क्षेत्र के नाम से जानते हैं। समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर, वैशाली जिला जो है वो तंबाकू के लिए प्रसिद्ध है। चलिए अब हम देखेंगे बिहार का एक दर्शन के रूप में जो लेसन है 9, उसको देखेंगे कि जो मुचलिंद सरोवर है वो बोध गया में है। कहाँ पर है? मुचलिंद जो सरोवर है वो बोध गया में स्थित है। फल्गु नदी के तट पर विष्णुपद मंदिर जो है वो स्थित है, यानी फल्गु नदी पर एक विष्णुपद मंदिर स्थित है जिसे अहिल्याबाई ने बनवाया था। यानी फल्गु नदी पर एक विष्णु मंदिर पद है जो किसने बनवाया था? अहिल्याबाई ने बनवाया था। राजगीर की पहाड़ियों में गंधक पाया जाता है, यानी जो बिहार में राजगीर की जो पहाड़ियां हैं उसमें क्या है? अ, गंधक पाया जाता है। शांति स्तूप जो है वो कहाँ पर स्थित है? राजगीर में स्थित है। शांति स्तूप कहाँ स्थित है? राजगीर में स्थित है। आगे देखेंगे जल मंदिर पावापुरी में स्थित है। जल मंदिर कहाँ स्थित है? पावापुरी में स्थित है, जहां पर भगवान महावीर ने महापरिनिर्वाण की प्राप्ति हुई थी। यानी जल मंदिर में जो है, जहां पर पावापुरी में जो स्थित है वहां पर भगवान महावीर ने महापरिनिर्वाण की प्राप्ति की थी। ककोलत जलप्रपात जो है वो ठंडा पानी का है, जो कहाँ पर है? बिहार के नवादा जिले में स्थित है। कहाँ पर है? नवादा में स्थित है। चलिए इस प्रकार से 9 लेसन कंप्लीट। आगे देखेंगे 10वां लेसन हमारा है दसवें लेसन में अगर हम देखें तो शेर शाह का जो मकबरा है वो कहाँ पर स्थित है? सासाराम में स्थित है। कहाँ पर है? सासाराम में स्थित है। गोल घर का निर्माण कैप्टन जॉन गोल्स्टन ने 1786 ईस्वी में किया था, जिसमें अनाज भंडारण किया जाता था। श्री हरमंदिर साहब गुरुद्वारा पटना सिटी में स्थित है। यानी बिहार दर्शन 2 में लेसन नंबर 10 जो कि ज्योग्राफी की क्लास 6 की लास्ट लेसन है। शेर शाह का जो मकबरा है वो कहाँ पर स्थित है? याद रखें सासाराम में स्थित है। और जो गोल घर का निर्माण जो है वो किसने कराया था? कैप्टन जॉन गोल्स्टन ने कराया था, जो कि 1786 ईस्वी में किया था, जिसमें क्या होता था? एक अनाज का भंडारण किया जाता था। आगे देखते हैं श्री हरिमंदिर जो है वो श्री हरमंदिर साहब गुरुद्वारा पटना सिटी में स्थित है। यानी श्री हरिमंदिर साहब कहाँ पर स्थित है? जो एक गुरुद्वारा है जो कि पटना सिटी में स्थित है। तो इस प्रकार से हमने जो क्लास 6 एससीईआरटी की ज्योग्राफी बुक थी उससे जो महत्वपूर्ण 10 लेसन थे उसकी फुल समरी के बाद जो इम्पोर्टेंट फैक्ट थे उनको हमने पढ़ाया। और आपको अगर कोई प्रॉब्लम हुई हो तो आप लोग हमें कमेंट करें, और हम लोग कल जुड़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे क्या पढ़ेंगे? यानी क्लास 7 की ज्योग्राफी की फुल समरी पढ़ेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। तो आप लोग हमारे इस वीडियो में अगर नए हैं तो वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब करते हुए रखिए, और वीडियो को लाइक करते चलिए, और चैनल को बेल आइकन प्रेस करके चलिए, और अपने दोस्तों को शेयर भी करिए। हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हम आपसे इस वीडियो के साथ विराम लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।